नमस्कार। 33 साल होने को आए दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ था। लोग इसे एंटी सिख राइट्स कहते हैं, सिखों के खिलाफ दंगे बताते हैं, लेकिन हम इसे दंगा नहीं मानते, राइट नहीं मानते। दंगों में दो पार्टियां आमने सामने होती हैं, दो दल, दो गुट आमने सामने होते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं। 33 साल पहले दिल्ली में तो एक एक मजलूम सिख को पकड़कर 20-20 लोग, 30-30 लोग, 100-100 लोगों ने पीटा था, जिंदा जलाया था, जैसे आजकल गौ रक्षा के नाम पर हो रहा है। एक एक शख्स को पकड़कर झुंड का झुंड उस पर टूट पड़ता है। बहरहाल 33 साल होने को आए अभी तक वो बादल मंडरा रहा है। सज्जन कुमार के सिर पर, कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के सिर पर वो बादल अभी तक मंडरा रहा है। जितनी कोशिश करते हैं दाग जाते नहीं है। बिल्कुल इसी तरह 25 साल होने को आए बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरे हुए, लेकिन ये बादल अभी तक मंडरा रहा है। एल.के. आडवाणी के सर पर, मुरली मनोहर जोशी के सर पर, उमा भारती के सर पर, विनय कटियार के सर पर और भी लोगों के सर पर। आखिर तक पीछा नहीं छोड़ती ये चीजें। एक दफे आपने एक लम्हे की गलती करी, वो आखिर तक पीछा नहीं छोड़ती। हमारे नेता अभी तक सीखे नहीं, और जब वक्त आता है कुदरत, जिंदगी अपने आप दंड देती है, अपने आप सजा देती है, और सजा देने से पहले इतना ऊपर ले जाती है कि जो उसका डाउनफॉल है, जो नीचे गिरना है, वो दर्शनीय हो, स्पेक्टेकुलर हो। जैसे लिटरली शाब्दिक तौर पर संजय गांधी का भी हुआ था। आगे देखते हैं किस किसकी बारी आती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो एक वो फैसला आया है कि एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और लोगों के खिलाफ ये आपराधिक मामला चलेगा बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने का, और 2 साल के भीतर भीतर रोज के रोज सुनवाई होगी और इसका फैसला आएगा। बहुत लंबा चल रहा है ये किस्सा। इसने इस देश में बहुत जहर खोला है फिरका परस्ती का। पूरी की पूरी एक पीढ़ी को हताश किया है, मायूस किया है। बात रथ यात्रा से शुरू हुई थी, और जहां जहां से वो एयर कंडीशनड टोयोटा रथ निकला एडवाणी का, अपने पीछे एक ऐसा धुआं छोड़ता गया जिसने हमारे समाज का मुंह काला कर दिया। आज जो फैसला आया है उससे एक बात बड़ी स्पष्ट साबित होती है कि कल्याण सिंह, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है क्योंकि वो गवर्नर है, उन पर भी केस है, आपराधिक मुकदमा, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त। दूसरे उमा भारती, न सिर्फ उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा भी नहीं गया है। तीसरे प्रधान सेवक ने फौरन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के फौरन बाद थोड़ी देर ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली इस मामले पर चर्चा करने के लिए। साथ में यह भी कह दिया गया कि हो सकता है कश्मीर पर भी चर्चा हो। आपके सामने है प्राथमिकता क्या है, इनकी प्रायोरिटी क्या है। बहरहाल उमा भारती तो सरेआम कह रही हैं कि वो शामिल थी इसमें और वो फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हालत में इस मुद्दे से इनकार नहीं कर रही हैं। अब ओनस जो है, जवाबदारी जो है वो प्रधान सेवक की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आपराधिक मुकदमा चलने की इजाजत दे दी हो जिस शख्स पर, क्या उसे कैबिनेट में रखना चाहिए। उमा भारती की बात सुनिए। मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। मैंने अयोध्या आंदोलन में भागीदारी की है और मैं उस भागीदारी के लिए हमेशा ही अनअपोलोजेटिक रही हूँ, अनरिपेंटेंट रही हूँ। मैं कोर्ट को भगवान की जगह मानती हूँ। वो 2 घंटे भी कहते तो मैं अभी तैयार हो जाती जेल जाने के लिए। अगर वो कहते 2 घंटे में फैसला होना है तो मैं जेल चली गई होती अभी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ राम का मंदिर देखना है जहाँ रामलला है, मुझे गंगा साफ देखनी है और मुझे कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए देखना, मुझे और कुछ नहीं देखना। वैसे उमा भारती की बात का कितना यकीन करें ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि उनके वक्तव्य वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं। कभी उन्होंने एल.के. आडवाणी पर अपना गुस्सा निकाला है, फिर उनको पिता तुल्य भी बताया है। कभी उन्होंने प्रमोद महाजन पर भी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जिनकी मृत्यु उनके अपने ही भाई की गोली से हुई थी, उन पर गुस्सा निकाला था। इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी के बारे में उमा भारती का क्या कहना है और फिर सोचिए इनका विश्वास किया जाए या नहीं। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है,
मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है, ये मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है और इसलिए हवा भी आपको ही निकालनी पड़ेगी क्योंकि हवा आपने भरी है। हमारी एक दिक्कत यह है कि हम बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। अभी सिर्फ 3 साल पहले तक बहुत जोर शोर से कहा जा रहा था कि विदेशों में पड़ा काला धन वापस लाएंगे। अगर काला धन वापस लाएंगे तो हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख तो आ ही जाते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं, जो आज प्रधान सेवक हैं उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हर एक के खाते में 15 लाख डालेंगे। उन्होंने ये कहा था कि अगर वापस आ जाए काला धन जितना है तो हर एक भारतीय के खाते में 15-15 लाख आ जाते हैं। ये कमिटमेंट नहीं थी, इसको गलत ट्विस्ट दिया मीडिया ने। ये वाकई जुमला था, चुनावी जुमला था, लेकिन कमिटमेंट नहीं थी। मगर जिस काले धन पर इतना शोर मचाया गया था उस वक्त, जिसमें उद्योगपति जो भगवे का सहारा लेते हैं, जो भगवान राम का नाम लेकर अपना माल बेचते हैं, रामदेव की बात कर रहा हूँ, योगा टीचर रामदेव, उन्होंने भी कहा था कि काला धन वापस लाया जाएगा। 100 दिन में काला धन वापस लाने की बात हुई, फिर 6 महीने में हुई। उसके बाद जहां विकास कहीं चला गया है, गायब हो गया घूमने के लिए, काला धन उसके साथ चला गया कहीं। गुमशुदा की तलाश हमें करनी पड़ेगी कि विकास कहां गया और काला धन कहां गया। बहरहाल, जहां बड़े बड़े मगरमच्छ यहां पर बैठे हुए हैं, जो बैंकों का लाखों करोड़ रुपया हजम करके बैठे हुए हैं, वहां एक छोटा सा ऑर्नामेंटल डिवाइस, दिखावा, उसको उस झुंझुने को दिखाते आ रहे लोगों को कि विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया। अरे विजय माल्या ने तो सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए देने हैं 17 बैंकों के कंसोर्शियम को, जिसमें से वो 5,000 करोड़ के करीब देने को तैयार है, जो सेटलमेंट का नियम भी है कि बिना इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के जो मूल था वो भी अगर रिकवर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन वो झुंझुना दिखा रहे हैं कि देखिए हम कितने गंभीर हैं काले धन को लेकर, जबकि हकीकत ये है मैं कुछ कंपनियों के नाम ले रहा हूं जो दरबार के हिस्से भी हैं। अडानी ग्रुप, एसआर ग्रुप, जीएमआर ग्रुप, जीवीके ग्रुप, जेपी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, लैंको ग्रुप, रिलायंस एडीएजी, वेदांता ग्रुप और वीडियोकॉन ग्रुप। फाइनेंशियल ईयर 2013 में जो इन्होंने देने थे कर्जे बैंकों के बकाया, वो थे 6,52,335 करोड़ रुपए। 6,52,335 करोड़ रुपए। फाइनेंशियल ईयर 2014 में ये बढ़कर होगी रकम 6,99,441 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2015 में ये रकम बढ़कर हो गई 7,33,545 करोड़ रुपए। ये हमारा पैसा है। बैंकों में पैसा जो होता है वो जनता का ही पैसा होता है, आपका पैसा होता है, मेरा होता है, जो उद्योगपतियों को दिया जाता है, बिजनेसमैन को दिया जाता है कि वो अपने अपने एंटरप्राइज शुरू कर सके, जिनसे लोगों को नौकरियां भी मिलें और उत्पादन बढ़े और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े। लेकिन अमेरिका से सबक सीखा हुआ इन्होंने कि जितना फैलाते जाओगे रायता कर्जा लेने का, जितना कर्जे की रिकवरी मुश्किल बनाते जाओगे उतना ही बैंकों से और कर्जा ले सकते हो। बैंक आपको कर्जा देना रोकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा लग चुका है, वो सारा कोलैप्स कर जाएगा। कंपनियां बंद हो जाएंगी, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, उत्पादन कम हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। ये अमेरिकी सोच है जिस पर हमारे लोगों ने काम किया। लेकिन एक सोच ये भी होती है दैट व्हाई शुड वी पुट आवर गुड मनी टू चेज द बैड मनी, कि जो डूबा हुआ पैसा है उसको रिकवर करने के लिए जो पैसा हमारे हाथ में है हम वो भी दे दें। ये भी सोचने की बात है। बहरहाल, इस वक्त पनामा पेपर्स भी हमारे पास हैं, जिसमें देश के बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जिन्हें सब जानते हैं। स्विस बैंक अकाउंट 500 नाम अदालत को दिए गए हैं, वो भी सरकार के पास हैं। इन लोगों ने जो पैसे नहीं दिए हैं, ये डिटेल्स भी सारी हर एक को मालूम है, पब्लिक डोमेन में। सिर्फ विजय माल्या का झुंझुना दिखाकर हमें खुश रखने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार ने विजय माल्या को लेके एक बहुत बड़ा एक पीआर एक्सरसाइज किया है और ये बता के कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है कि वो अरेस्ट हो गए हैं, लंदन में उन कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गया है और वो उन्हें एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा और सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एविडेंस पेश करेंगे लंदन के कोर्ट में, ये बताने के लिए किस तरह वो यहाँ से पैसा बाहर ले गए लॉन्डर करके। मेरा ये कहना है कि
कि विजय माल्या का जो टोटल जो लोन और जो उन्होंने बैंकों से लिया वो 9,000 करोड़ के आसपास है, 9 उससे थोड़ा ज़्यादा। मगर ऐसे और 10 बड़े उद्योग ग्रुप्स हैं जो हर साल एक बड़ी रिसर्च कंपनी उन्हें हाउस ऑफ डेट के नाम पे उनका नाम देती है और उनके खिलाफ जितने बड़े लोन हैं वो भी देती है। उन्होंने करीब आज की तारीख में 8 लाख करोड़ लोन बैंकों से लिया हुआ है। उसमें कई और इसमें से डिफॉल्ट भी हुए हैं उस लोन के, और बैंकों ने उसको एक्सटेंड भी किया है कि वापस नहीं कर पाए, चलो बाद में और बढ़ा देते हैं, अगले साल दे दीजिए, 2 साल बाद दे दीजिए। तो इन कंपनियों की तहकीकात कब होगी, ये मेरा सवाल है, और ये सरकार कब इन कंपनियों की तहकीकात करेगी जिनके नाम सबको पता है और वो उनकी लिस्ट पूरी पब्लिक डोमेन में है। तो वो ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब कंपनियों ने भी विजय माल्या की तरह एक विलफुल डिफॉल्ट जिसे कहते हैं, इन पे भी वो चार्ज लगता है, क्योंकि इन कंपनियों ने भी जो पैसे बैंक से लिए उसको बाहर डाइवर्ट किया है। ओवर इनवॉइसिंग ऑफ कोल इंपोर्ट, जैसे बाहर से कोयला खरीदा, दाम 100 रुपये तो 130 बता के, या प्लांट एंड मशीनरी बाहर से मंगवाए जो दाम है उससे ज़्यादा बता के। तो इस तरह इन्होंने भी पैसा बाहर ले गए माल्या की तरह, मगर और उसकी तहकीकात सरकार ने करके ये रखा हुआ है इन्वेस्टिगेटेड पूरा रिपोर्ट की 20,000 करोड़ से ज़्यादा इस तरह वो बाहर ले गए हैं। इसका कब सरकार इसका कब खुलासा करेगी और इन कंपनियों के खिलाफ कब कार्रवाई शुरू होगी, ये मेरा बड़ा सवाल है। विजय माल्या तो एक बहुत ही छोटा एक केस है इनके तुलना में। जिस तरह हम सब जानते हैं कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी बहुत बुरी तरह से नाकाम रही है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है बहुत से लोग। उसी तरह लोग ये भी जानते हैं पूरी दुनिया में कि ग्लोबलाइजेशन अपने आप में कामयाब साबित नहीं हुआ है, वरना ब्रेक्सिट ना होता, वरना और बहुत कुछ ना होता। हम बच गए क्योंकि हमारी दूसरी टांग किसी और की टांग से बंधी हुई नहीं थी, किसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बंधी हुई नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह सब जानते हैं कि एडम स्मिथ की ट्रिकल डाउन थ्योरी कि अगर मैं 1,000 कमाऊंगा तो मेरे ड्राइवर के पास नीचे 100 रुपया पहुंचेगा, भारत में काम नहीं आ रही। 1,000 तो कमा रहे हैं लोग जिन्हें कमाना है, लेकिन वो अपने लिए रख रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या लेफ्ट की तरफ देखा जाए? बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल जिन लोगों का पैसा लिया गया, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑर्गेनाइज प्लंडर और लूट कहा था नोटबंदी के जरिए, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। हमारी छोटी इंडस्ट्री, हमारी मंझोली इंडस्ट्री, हमारे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो ज़्यादा देते हैं अर्थव्यवस्था में। मंझोले उद्योग, छोटे उद्योग और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं वही हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी भी है। ध्यान अगर हम उनकी तरफ दें तो बेहतर होगा। मेक इन इंडिया वही लोग कर रहे हैं। कोई मेक इन इंडिया के अंतर्गत कोई बड़ी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट अभी तक हमें दिख नहीं रही है। जरा सोचिए किस तरह का इकोनॉमिक मॉडल हम बना रहे हैं, जहां शहरों में भीड़ बढ़ती जा रही है और जो गरीब राज्य हैं वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर चल रहे हैं। घर के 1 या 2 बेटे बाहर काम करने जाते हैं। जरा सोचिए। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए। नमस्कार।